एक औरत है जिसका नाम, एक स्त्री है जिसका नाम भक्तिन है। और ये भक्तिन नाम किसने रखा है? भक्तिन नाम हमारी लेखिका महादेवी वर्मा ने रखा है। लक्ष्मी का विवाहित जीवन, ससुराल में भक्तिन को अब तक की भांति दुखी मिला है। इसके पति के 3 भाई थे, सबसे छोटी से भक्तिन की शादी हुई थी। ऐसा कोई हो सकता है कि बस आंख उठाने की देरी है, वो समझ जाएगी कि लेखिका को ये चीज चाहिए। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक आरोह का गद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भक्तिन। हम मात्र 20 मिनट में इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो भक्तिन है वो है क्या। ये एक रेखा चित्र है। जैसे लोग, कंप्यूटर जी एक पेज दो। जैसे लोग क्या करते हैं, रेखाओं के द्वारा एक चित्र बनाते हैं, यहां पर जो हमारी लेखिका है वो शब्दों के द्वारा चित्र बनाएंगी। क्या करेंगी? शब्दों के द्वारा चित्र बनाएंगी। शब्दों के द्वारा चित्र बनाएगी। जब आप इसको पढ़ोगे तो एक एक चीजें आपके सामने उभरती जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई एनिमेशन चल रहा है। तो ठीक है, ये हो गया रेखाओं के द्वारा चित्र और ये हो गया शब्दों के द्वारा चित्र, इसीलिए इसको बोला जाता है रेखा चित्र। ये जो भक्तिन है ये लेखिका के बहुत करीब थी। क्या बेटा? ये लेखिका के बहुत करीब थी। उससे पहले ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। इस चैनल पर, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मैं 10th क्लास और 12th क्लास के लिए प्रैक्टिस करवा रही हूं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। आपका पूरा ग्रामर सेक्शन में यहां कंप्लीट करवाती हूँ। रोज आपके टेस्ट होते हैं, आपको यहां समरी मिल जाती है। जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी उसकी समरी वहां पर आपको मिल जाएगी। साथ में ही बेटा मैं आपके वीकली टेस्ट लेती हूँ अपने एंड से, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलना अगर आप चाहते हो हिंदी में बहुत अच्छा करना। और हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है बेटा मिशन 100। ठीक है, मिशन 100। इसमें आपको मिलेगा क्या बेटा? जेनजी, आपको मिलेगा जेनजी शॉर्ट, जिसमें आपको समरी मिलेगी, आपको टेस्ट मिलेंगे। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि मैं अपने बच्चों को क्यूटीज बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम लोग कितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर इनोसेंस बनी रहे, हमेशा तुम लोग अच्छे बने रहो और एक अच्छे इंसान बनो। तो तुम लोग मेरे क्यूटीज हो। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इस पाठ को? सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कवित्री का परिचय देखेंगे। कवित्री हमारी जो लेखिका है उनका परिचय देखेंगे। ये इनको कवित्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने कविताएं बहुत लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनके गद्यखंड को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे लेखिका का परिचय। क्या बोलेंगे? लेखिका का परिचय। ये तो तुम लोगों को पता होगा कि जो लेखक कविताएं लिखता है उसको हम कवि बोलते हैं, है ना। और वही अगर फीमेल हो जाती है तो उसको हम कवित्री बोलने लगते हैं। और अगर कोई लेखक है जो जिसने कहानी लिखी है, कोई गद्य खंड लिखा है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? लेखक या लेखिका। इतना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम पाठ का सार देखेंगे, मतलब हम उसकी समरी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। आपको मैं बता दूं, ये छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। आधार स्तंभों में से एक थी ये। कौन? महादेवी वर्मा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में हुई। अपने देश में ही नारी शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। काव्य के अतिरिक्त गद्य साहित्य में भी इन्होंने कालजयी रचनाओं का सृजन किया। कुछ याद आया? तुमने 9th क्लास में महादेवी वर्मा से संबंधित एक पाठ जरूर पढ़ा होगा। उसमें तुम्हें यह पता चलता है कि महादेवी वर्मा को महादेवी नाम किसने दिया? उनकी दादी ने नाम दिया। पता है, ये बताती है कि इनके परिवार में 200 साल से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। तब इनके मतलब दादी जी ने अपनी जो इष्ट देवी हैं मतलब दुर्गा जी, उनके उनके पास पूजा आराधना की, तब महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ। इसलिए इनका नाम भी इन्होंने महादेवी रख दिया था। ठीक है, इसलिए इनका नाम महादेवी रख दिया था। ये तुम्हें कुछ अलग से मैंने नॉलेज दे दी, कोई बात नहीं।
8 वर्ष की आयु में इन्होंने 12 मासा जैसी कविताएं लिखने लगी। महादेवी की प्रमुख कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि हैं। इनकी गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं भक्तिन, अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर होगा ये स्मृति की रेखाएं, इसी बुक से लिया गया है। इसमें लगभग 7 लोगों के रेखा चित्र हैं जो इनके आसपास इन लोगों से ये प्रभावित हुई। उन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने इनके ऊपर प्रभाव छोड़ा, उनके बारे में इन्होंने लिखा है स्मृति की रेखाओं में। किसमें लिखा है बेटा? स्मृति की रेखाओं में। तो भक्तिन जो है वो स्मृति की रेखाओं से ही लिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ ही प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से विभूषित किया गया। भारत सरकार की ओर से बस 1956 में इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया और 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का देहांत हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ शॉर्टकट लिखा है कि इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियां। इनकी रचनाओं में संवेदनशीलता है, करुणा, नारी चेतना, मानवता की अद्भुत अभिव्यक्ति है। ये तुम्हारे पेपर में पूछा नहीं जाएगा सीबीएसई में, लेकिन तुम्हें फिर भी पता होना चाहिए लेखिका के बारे में। अभी मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि जो भक्तिन है वो किससे लिया गया है? भक्तिन, इस पे कौन सा पेन अच्छा लगेगा? भक्तिन किससे लिया गया है बेटा? ये लिया गया है अतीत के स्मृति की रेखाओं से, स्मृति की। ठीक है, मेरे पास इसकी बुक भी है, उसका पहला चैप्टर ही यही है, क्या? स्मृति की रेखाएं। तो देखो इसकी समरी जानते हैं, पहले मुझसे जान लो आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो। यहाँ पर एक औरत है जिसका नाम, एक स्त्री है जिसका नाम भक्तिन है। और ये भक्तिन नाम किसने रखा है? भक्तिन नाम हमारी लेखिका महादेवी वर्मा ने रखा है। उसका नाम ऐसे लक्ष्मी था। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, ये दिख रही हो तुम्हें? ये एक सुंदर सी नारी है, इसका नाम है बेटा भक्तिन। इसका नाम है भक्तिन। इसका रियल नाम नहीं है, इसका रियल नाम था बेटा लक्ष्मी। इसका रियल नाम था लक्ष्मी। ठीक है, लेकिन इसको लगता था इसका नाम है लक्ष्मी, लेकिन इसके पास लक्ष्मी है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम है मुस्कान, लेकिन वो कभी नहीं मुस्कुराती है। ऐसे तुम लोग भी कई नाम बता सकते हो जिनका उनके नाम से कोई लेना देना नहीं होता है ना। ऐसे ही भक्तिन को ये लगता था कि उसका नाम जरूर लक्ष्मी है, उसका नाम जरूर लक्ष्मी है। यहाँ पर लक्ष्मी लिखा है आपके टेक्स्ट में, यहाँ पर लिखा है लक्ष्मी, ये नाम तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, कहती तो लेकिन मेरे पास लक्ष्मी तो है नहीं, तो वो अपना नाम परिवर्तित करवा लेती है। किससे? ये भक्तिन नाम उसको दिया था लेखिका ने। उसको भक्तिन नाम किसने दिया था? लेखिका महादेवी वर्मा ने। आपको मैं बता दूं कि जो भक्तिन है इसका जीवन बहुत कष्टमय रहा, बहुत कष्टमय रहा। पहले इसके घर पे सौतेली माँ आ जाती हैं, जिससे इसकी शादी जल्दी कर दी जाती है। और शादी के बाद भी इसके घर में क्या होता है, ये अपने पिता से बहुत प्यार करती है। ठीक है, शादी हो जाने के बाद इसका पिता मर जाता है और वहां पर अपने घर में, मतलब ससुराल में, वो अपने पति से प्यार करती है। इसका पति भी मर जाता है, मतलब वो जिससे प्यार करती है सब मर जाते हैं। पहले इसके पिता मरते हैं, ठीक है, फिर इसके पति मरते हैं, फिर इसकी पुत्री का भी पति मरता है, मतलब पहला दामाद भी इसका मर जाता है। ये तीनों ही ऊपर चले जाते हैं जल्दी। फिर जो उसकी लड़की होती है, इसके जो भक्तिन के जेठ होते हैं, जेठ मतलब पता है क्या होता है? जैसे 3 भाई हैं और सबसे छोटा देवर होगा और सबसे बड़ा जेठ, और नीचे वाले के लिए ऊपर 2 जेठ हो जाएंगे, मतलब ये होता है। और तो भक्तिन के जो परिवार के जो लोग थे वो इनको फूटी आंख नहीं सुवा रहे थे कि बिना पति के भी इतना सब कुछ कर रही है, कैसे? तो वो इसकी लड़की को, भक्तिन की लड़की को फंसा लेते हैं और उसकी एक अयोग्य लड़के से शादी करवा देता है। वो अपने साले से शादी करवा देता है, इसका जेठ अपने साले से शादी करवा देता है। जेठ अपने साले से शादी करा देता है। और होता क्या है, इनके पास जो कुछ भी आ रहा था ये लोग अपने पैसे नहीं चुका पाते हैं। फिर भक्तिन को वहां पे बेइज्जत किया जाता है, जिससे वो भागकर शहर पहुंच जाती है। और शहर में वो किसके पास रहती है? लेखिका के पास रहती है। और लेखिका की वो बिल्कुल, मतलब
थी तो उसके यहाँ वो नौकर, लेकिन उनके बीच एक दास और मालिक का रिश्ता नहीं था, वो अपनेत्व, अपनेपन का रिश्ता था कि वो दिल से लेखिका के बारे में सोचती थी। वो ये भी सोचती थी अगर मैं नहीं होंगी तो लेखिका के बारे में कौन सोचेगा। ये सब तुम्हें इस कहानी में पढ़ने को मिलने वाला है। जैसे आपने देखा है राम भगवान और हनुमान जी के बीच जो संबंध था, है ना, राम हनुमान जी हमेशा राम भगवान के सेवा में उपस्थित रहना चाहते थे, वैसे ही भक्तिन लेखिका के साथ उपस्थित रहना चाहती थी। मतलब वर्तमान में भी ऐसे लोग होते थे, आप ये इमेजिन कर सकते हो। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट स्टोरी बता दी कि तुम अपने नोट्स ऐसे बनाया करो। किसी भी कहानी को पढ़ो, किसी भी कहानी को पढ़ो, चाहे वो निबंध हो, उसके नोट्स ऐसे डायग्राम बना बना कर याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ये मैंने अपने टाइम पे किया है। तुम सोचो हिंदी को भी मैं ऐसे पढ़ती थी, निबंध में भी मैं ऐसे डायग्राम बना बना के करती थी। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण। तो पहले ये जान लेते हैं कि भक्तिन कैसी दिखती थी। तो देखो ये है भक्तिन, छोटे कद व दुबले शरीर की, गांव में रहने वाली एक स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले ओंठ और सदैव गले में एक कंठी की माला पहने वाली। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम से ठीक ही विपरीत थी। इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने से मना कर दिया और संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। तो लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। तो मैं पता चल गया कि भक्तिन कैसी दिखती थी, ठीक है, छोटे कद की थी। उसके बाद भक्तिन की सौतेली माँ, इसका गांव था झूसी। झूसी इसके गांव का नाम था। मैं एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया और उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में और गौना 9 वर्ष की आयु में हांडिया गांव के एक संपन्न गौपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। 5 वर्ष में शादी हो गई और जब वो 9 साल की हुई तो वो अपने ससुराल गई। गोना मतलब होता है बेटा ससुराल जाना। गोना का मतलब क्या है बेटा? ससुराल जाना, है ना, ससुराल जाना। शादी के बाद विमाता को यह डर हमेशा, विमाता मतलब इसकी जो सौतेली माँ थी उसको विमाता कहते हैं, यह डर सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ही ना कर दे। किसके? भक्तिन के। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसने मायके आकर ही मिला। उसके पिता मर जाते हैं और उसकी जो सौतेली माँ थी, बीमार होते तब नहीं बताती है, मर जाते तब भी नहीं बताती है। वो तो फिर उसके जो ससुराल वाले थे, ससुराल में जो उसकी सास थी, वो उसने सोचा कि अब तो बता देना चाहिए, है ना, और तब भी नहीं बताती है। वो ये कहती है कि बेटा तुम ना बहुत दिनों से अपने ससुराल मायके नहीं गई हो, जाओ अच्छी साड़ी पहन के अपने मायके जाओ। और जब वो खुश हो जाती है, पहले तो उसे लगता है कि मतलब अच्छी, उसको खुशी भी होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचती है और गांव में वो देखती है कि लोग उससे ऐसे बोलते हैं, अरे लक्ष्मी तुम अब आई। लोग उसको ताने मारने, उसका मजाक बना रहे, अरे लक्ष्मी तुम अब आई। वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जब घर जाके उसको पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे, सोचो उस लड़की पर, भक्तन पर, ये असली कहानी है, सत्य घटना पर आधारित है। तो उसको जब पता चलता है कि क्या हुआ होगा तो तुम इमेजिन कर सकते हो, वो उनके घर पानी भी नहीं पीती है और वापस अपने ससुराल चली जाती है। सौतेली माँ को बुरा व्यवहार करते देख उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे में ही ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किए। जिससे आप प्यार करते हो उसी से आप कड़वे वचन कह पाते हो। तो ये घर आकर अपने पति पर गुस्सा निकालती है। कुछ भी बोलो, इसका पति बहुत प्यार करता था भक्तन को, बहुत प्यार, मतलब जैसे आजकल के लोग बोलते हैं ना जिसको ग्रीन फॉरेस्ट, इसका पति भी ग्रीन फॉरेस्ट था, ग्रीन फ्लैग भी नहीं, पूरा ग्रीन फॉरेस्ट था। लक्ष्मी का विवाहित जीवन, ससुराल में भक्तिन को अब तक की भांति दुखी मिला है। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे, मतलब इसके 3 भाई थे, इसके पति के 3 भाई थे और सबसे छोटी से भक्तिन की शादी हुई थी। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी और जेठानियां अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती और घर में रहती थी। उस समय भी ऐसा ही था बेटा, जिसकी लड़कियां होती थी लोग उसको सम्मान नहीं देते थे। जैसे मैंने इसको, इस चीज को ना पूरा पूरी मैं एक्सपीरियंस हूँ इस चीज की। जिसकी जैसे हम 4 बहनें हैं, तो मैंने अभी तक देखा है हमारे घर बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इनकी शादियां होंगी तो हमें इन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फलाना ढिकाना, ये सब चीजें। लेकिन मुझे ये सारी चीजें बदलनी है, तभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी सारी बहनें, हम सभी अपने अपने लगे हुए हैं कहीं और मतलब बढ़िया करें अपने जीवन में। और तुम लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि हमें सिनेरियो टाइप तोड़ना है।
है ना, कि लोग हमें इस नजर से देखें, हम लोग सक्षम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। लो, इसका पति भी मर गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया था। मतलब उसको पता था, जल्दी-जल्दी शादी कर दी उन्होंने अपनी लड़की की, कहीं आगे चल के कुछ दिक्कत ना आए। जायदाद के लिए परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था, इसलिए उसने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया, मतलब अपने साथ में ही रखने लगी। लेकिन भक्तन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ा। लगता है जैसे वह उसके साथ साथ चलता हो, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया और वह फिर दुख से घिर आई। लक्ष्मी के विवाह के संदर्भ में पंचायत का निर्णय। बड़े जेठ पर लड़का भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से साले से उसकी बड़ी बेटी का विवाह करवाना चाहता था, लेकिन उसकी मनसा को भांपती हुई लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया, तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा और उस युवक से सभा में झूठ बोला कि इसी लड़की ने उसे घर बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी पति पत्नी की तरह साथ रहने का उन्हें निर्णय दे दिया, क्योंकि पहले जमाने में ये होता था, है ना। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, अब तुम लोग एक कमरे से निकले हो तो नहीं, अब तो तुम लोग पति पत्नी हो गए हो। जबकि वो आदमी इतना घटिया आदमी था, इतना घटिया आदमी था कि उनके पूरे घर को तहस नहस कर देगा। अब उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड दे दिया। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह न सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर आ गई। इससे उस दामाद की वजह से हो रहा था। भक्तन का शहरी जीवन। शहर में भक्तन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती, सूर एवं पीपल को आद्र देती, ऐसे पानी चढ़ाती, है ना, फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। लेखिका बताती है कि जो भक्तिन थी वो अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उसने लेखिका को बदल दिया था। लेखिका को लगता था कि वो पढ़ी लिखी है, वो किसी को भी परिवर्तित कर सकती है, लेकिन जब भक्तिन आती है तो उसको पता चल जाता है कि ये इससे मैं नहीं जीत सकती हूँ, इससे मैं नहीं जीत सकती हूँ। उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताई। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर ही बुलाती थी। वो जी नहीं करती थी, वो कहती ओए सुनना, ऐसे बुलाती थी। लेखिका उनसे कहती थी कि तुम जी करके बात करो, आप करके बात करो, लेकिन वो वैसे ही बात करती थी। भक्तन के तर्क वितर्क करने वाले संबंधी गुण। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती, तब भक्तन उन्हें इकट्ठा करके मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती, तर्क वितर्क करने लगती। नहीं, ऐसा नहीं होता, आप पैसे फेंक देते हो, मैं तो इनको जोड़ कर रख देती हूँ, कभी ये हमारे काम आएंगे। कहती कि रुपयों का उसने संभाल कर रख दिया है। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात लेखिका से कहा तो सिद्ध सिर मुड़वा कर तीर्थ जाते हैं। मतलब लेखिका ने मना किया। उसका जब से पति मरा तब से भक्तन अपना सिर मुड़वाने लगी, मतलब बाल पूरे अपने बाल हटवा देती थी, पूरे बाल हटवा देती थी। तो लेखिका ने मना किया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि स्त्रियां अपने बाल मुड़वाएं। तो ये मना करती, कहती है कि सिद्ध लोग भी जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो भी अपने बाल मुड़वा के जाते हैं, तो मैं भी मुड़वाऊंगी। तो लेखिका यहाँ हार जाती है। फिर लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तन ने बड़े तर्क के साथ उनकी बात पर यह कहकर टाल दिया, यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। लेखिका ने कहा कि मेरे सारे नौकर पढ़े लिखे होने चाहिए, वो अंगूठा नहीं लगाएंगे, वो साइन करेंगे। तो लेखिका कहती है वो उनको पढ़वाती भी है। तो भक्तिन इतनी तेज, मतलब उसका दिमाग बड़ा तेज था, वो चाहे गांव की हो, उसे मतलब व्यवहारिक नॉलेज बहुत ज्यादा थी। उसे भले किताबी ज्ञान ना हो, लेकिन उसको व्यवहारिक नॉलेज बहुत थी। वो क्या करती थी, वो क्लास में भी जाके अपना ज्ञान देती थी। कहती थी अगर अगर मैं पढ़ने लगी तो मेरी मेरी मालकिन को कौन संभालेगा, वो कैसे लिख पाएंगी। वो पता है लेखिका के पास ही बैठी रहती थी कि बस लेखिका ऐसे आंख उठाए वही सामान उसको उठा के दे दे। वो इतना समझ गई थी, मतलब लेखिका को, और इतना चाहती थी वो। ऐसा कोई हो सकता है कि बस आँख उठाने की देरी है, वो समझ जाएगी कि लेखिका को ये चीज़ चाहिए।
लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को जिस किसी चीज की आवश्यकता हो उसकी मदद कर सके। वह लेखिका के लिए भोजन का प्रबंध करती, उसके कपड़े धोती, उसकी पुस्तकों को तरीके से रखती, आदि कार्य करती। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई। उस वो नहीं गई, अपनी बेटी और दामाद के साथ नहीं जाती है। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। भक्तिन और लेखिका के गूढ़ संबंध। लेखिका और भक्तिन के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो गए थे। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। जैसे उसको पता है लेखिका को ये आदमी मतलब ये इंसान पसंद है, तो वो उससे बहुत प्यार से बात करेगी। उसको समझ आ गया कि लेखिका का इनसे व्यवहार ऐसा ही है, काम चलाओ, तो उनसे वो काम चलाओ ही बात करेगी। तो वो लेखिका की इच्छा अनुसार ही काम करती थी, है ना। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बना कर देती। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। और बस यही चैप्टर खत्म हो जाता है। लेखिका अंत में कहती भी है कि जो भक्तिन है उसकी कहानी अधूरी है और मैं उसको खोकर इसको पूरा नहीं करना चाहती। मतलब क्या, वो नहीं चाहती। कहानी तो तभी पूरी होगी ना जब भक्तिन मर जाएगी। तो लेखिका कहती भी है, चैप्टर के लास्ट में वो लिखती भी है कि मैं नहीं चाहती कि भक्तिन के जाने के बाद मैं इसको पूरा करूं। मैं उसकी कहानी को पूरा करना भी नहीं चाहती हूँ। वो जितना साल मेरे साथ रह सके वो रह ले। तो बहुत अच्छा है ये चैप्टर, खुद से भी तुम लोग पढ़ना और जब इस समरी को तुम लोग देखोगे तो बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बाय बाय बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। टाटा, टेक केयर, लव यू।